In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, respected viewers, Assalamu alaikum. How are you all? So today I am going to talk about Nausea by Jean-Paul Sartre, and I will discuss the section 1 of this novel. Jean-Paul Sartre was a novelist and a philosopher, so he presented his existentialist philosophy in this novel as well. He is very famous for this philosophy. So the main protagonist of this novel is Antoine Roquentin, and the story begins with an editor's note where Antoine Roquentin wants to write a diary for all his experiences that he experienced from his daily life. And the story starts from 1932, as I have written over here. He returns from North Africa and moved to seaside town of Beauvais. Beauvais is a town in France. He wants to write that what is happening with him, like बड़ी बहुत ही स्ट्रेंज इसके साथ हो रहा था सब कुछ, लाइक इसके हाथों की मूवमेंट भी, इसको लग रहा था कि मेरे हाथों की मूवमेंट सही नहीं है। स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर सार्टी क्या लिखती है कि एडिटर्स नोट से स्टार्ट होती है। एडिटर कौन है? ये एंटोइन रोकेंटीन ने जो भी लिखा था अपनी डायरी में, तो उसके एक्सपीरियंसेस जो थे वो पेपर पड़े हुए थे, वहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। और डायरी के फॉर्मेट में पेजेस पड़े होते हैं, और एक एडिटर सजेस्ट करता है कि उसने बोला है कि कैंटीन ने स्टार्ट कब की थी डायरी लिखना, 1932 में, जब वो सेंट्रल यूरोप नॉर्थ अफ्रीका की से वापस आया था और बोवाइल में चला गया था वापस। बोवाइल में इसलिए गया था क्योंकि वो मार्किस डी रोलीबोन के बारे में लिखना चाह रहा था, रिसर्च करना चाह रहा था इसके ऊपर। तो इस वजह से उसने जो भी एक्सपीरियंस किया इस सारी जर्नी में, तो वो ये सब कुछ लिखना चाह रहा था। अब उसके जो इंट्रोडक्टरी नोट्स हैं उसमें क्या लिखा है उसने कि वो एक डायरी रखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ अगर उसको देखे तो वो उसको चेंज नज़र आ रही है। जैसी भी वो चीज़ है उसको वैसी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल चेंजिंग उसकी कंडीशन नज़र आती है उसे। लेकिन जब भी वो अपनी फिंगर उस चीज़ के ऊपर रखता है तो उसे लगता नहीं कि दैट एग्जैक्टली ही हैज़ प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो फिर कहता है कि अब मैं अपनी डायरी रखूँगा अपने पास, ताकि मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ उसको मैं साथ साथ लिखूँ, ताकि मुझे समझ आए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो कहता है कि किस हद तक चेंजिंग हो रही है मेरे साथ, और इस चेंजिंग की नेचर क्या है। अब उसे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है जब वो एक पत्थर उठाता है और अजीब सा महसूस करता है, और वो कहता है कि ये स्टोन अजीब है या मैं अजीब हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और उससे अब डायरी लिखने से भी उताहट हो रही थी, क्योंकि वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहा था उसको बहुत एग्जैजरेशन के साथ लिख रहा था, बहुत ज़्यादा लिख रहा था। इसलिए वो थक गया था कि कहता है कि बस मैं और नहीं लिखूँगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मैं इसको और ज़्यादा लिखूँगा तो मुझे और ज़्यादा नौजिया की फीलिंग महसूस हो। फिर उससे बाद में साथ हुआ कि ये फीलिंग और तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मैडनेस, ये पासिंग मोमेंट ऑफ मैडनेस है। और कहता है कि मैं अपने इस आइडिया ऑफ कीपिंग डायरी को क्विट करने लगा, मैं अब नहीं लिखने लगा। फिर क्या हुआ है, 29 जनवरी 1932 का ही सीन है। उसमें क्या होता है कि उसमें उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ मेरे साथ स्ट्रेंज तो होता ही रहता है, मेरे साथ स्ट्रेंज हो रहा है कुछ। और सबसे पहले तो वो ये सोचता है कि एक पासिंग मोमेंट है, और फिर उसके बाद सोचा है कि इसकी वजह से ही मुझे अनईजीनेस फील हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की जो फिगर्स हैं वो मुझे थोड़े स्ट्रेंज से नज़र आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी स्ट्रेंज नज़र आ रहे हैं। और फिर सोचता है कि नहीं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट सा चेंज ही है, कोई कंक्रीट चेंज नहीं है, सिर्फ मेरे माइंड का ही चेंज है, असल में वो चीज़ें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है कि किस तरह से चेंज होती हैं, और इसको बहुत परेशान करती हैं ये सारी चीज़ें। वो सोचा कि अब मैं वियतनाम को छोड़ दूं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और मैं फ्रांस चला जाऊं। उसे फिर बाद में एहसास होता है कि अब वो तो अकेला रह रहा है, अपने बिल्कुल अकेला रह रहा है, उसके साथ और किसी की भी कंपनी नहीं है। और वो ये नोट करता है कि जब इंसान अकेला रहता है तो वो फिर अपने दोस्तों को भी नहीं देख सकता, और ना ही वो किसी और के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। उसमें जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं कम्युनिकेशन की, सारी ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाती हैं। और अब वो बारमेड के बारे में बात करता है। एक बारमेड थी फ्रैंकोइस, उसके साथ जब वो सेक्स करता है तो फिर भी उसे कुछ फील नहीं होता, बहुत स्ट्रेंज फीलिंग्स होती हैं। तब भी वो उसके साथ कुछ भी नहीं बोलता, खामोश ही रहता है, बहुत ही कम बोलता है उसके साथ। जब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा होता है उसे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग सी आती है, बिकॉज ही हैड अ लवर देयर हुज नेम वाज एनी।
तो उसको भी याद करता है साथ साथ। वो कहता है कि अगर मैं ये समझूं कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे होगा कि मैं खुद के साथ झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, स्ट्रेंज फीलिंग्स हो रही हैं मेरे साथ। तो इसलिए अगर मैं इस चीज़ को इनकार करूँ तो मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँगा और मैं एक झूठा हूँगा। उसे अपने नाज़िया ऑफ द हैंड्स को भी फील करता है, उसके हाथों की भी मूवमेंट डिफरेंट और अजीब सी है। फिर वो सोचता है कि अगर इस चीज़ को मैं देखूं कि मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, इस वजह से मेरे माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो वो कहता है अगर मैं बिज़ी हो जाऊँ तो इस तरह के थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आएंगे। वो क्या कहता है कि करता है कि एक हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट कर देता है, किसके ऊपर, मार्कस टी रोलीबॉन के ऊपर। और ये कौन था, एक मिस्टीरियस अरिस्टोक्रेट था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सर्वाइव कर गया था। और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में ये जानना चाह रहा है कि वो उसने क्या एडवेंचर्स वगैरह किए, उसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन फिर उसको ये रिसर्च भी उसे बोरिंग लगने लग जाती है। लेकिन जब ये मार्किस 10 साल पहले जब ये मार्किस की स्टोरी सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती है, कि इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है, बहुत अच्छी लगती है इससे स्टोरी। लेकिन अब जब वो इस पे काम करने लग जाता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये काम कर पाएगा या नहीं, कि रियली मार्किस जो है फैसिनेटेड है या नहीं। और ज़्यादा इसके साथ चेंजिंग सी फीलिंग कब होती है, जब वो सूरज के ऊपर अगर कोई सूरज की रोशनी पड़ रही हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसकी आंखों के सामने चेंज हो जाती है। असल में वो चीज़ कोई और होती है, लेकिन जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चेंज हो जाती है। और आखिर में इस सेक्शन के आखिर में क्या होता है कि एक दिन वो मिरर के सामने खड़ा हुआ होता है और अपने आप को देख रहा होता है, और फिर वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहा। और इस सेक्शन में यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।